जोसेफ विजय उर्फ थालापति। एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ 2 सालों में तमिलनाडु के पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया। This is a new beginning. बीजेपी ने अलायंस का ऑफर दिया था। नरेंद्र मोदी चाहते थे कि थालापति उनके साथ आ जाएं, लेकिन विजय थालापति ने साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि बीजेपी मेरी आइडियोलॉजिकल अपोनेंट है। विजय थालापति की 15 साल के मेहनत के बाद वो बन गए हैं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में कि एक ऐसा सुपरस्टार, एक ऐसा क्राउड पुलर जिसकी एक मूवी रिलीज होने पर तमिलनाडु के अंदर एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, जिसने ना कभी ग्राउंड पर काम किया, ना ही कभी एक फाइल को खोला और ना ही कभी ब्यूरोक्रेट के साथ मीटिंग की, तो फिर विजय थालापति चीफ मिनिस्टर कैसे बन गए? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। ये बात काफी कम लोगों को पता है कि जोसेफ विजय ने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत साल 2024 में नहीं बल्कि उससे 15 साल पहले साल 2009 में शुरू किया था। 2009 में जोसेफ विजय ने विजय मुकोकुल इयक्कम यानी पीपल मूवमेंट्स की शुरुआत की थी, जो एक फैन क्लब था। और ये फैन क्लब पूरे तमिलनाडु में फैला हुआ था, जिसके करीब 25,000 फैन क्लब थे और एक फैन क्लब में एटलीस्ट 25 मेंबर होते थे। इन 21-22 लाख लोगों का काम होता था कि विजय की मूवी का प्रमोशन करना, पोस्टर और बैनर पूरे स्टेट में लगाना, क्राउड को मैनेज करना, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाना। इसके अलावा ये वॉलफेयर एक्टिविटीज भी करते थे, जैसे ब्लड डोनेशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, पुअर स्टूडेंट को एजुकेशन सपोर्ट देना, स्टेट में अगर कोई डिजास्टर आ जाए तो उन लोगों की मदद करना। ये एक्चुअली में फैन क्लब जैसा लगता तो था, बट ये एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था जो वॉलफेयर के नाम पर काम कर रहा था। इनका उद्देश्य यही था कि ये आगे चलकर पॉलिटिक्स करें। इसके अलावा विजय अपने मूवीज के जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। वो ऐसे मूवीज बना रहे थे जिसमें उन्हें एक मसीहा की तरह दिखाया जा रहा था, क्योंकि यही इमेज उन्हें आगे चलकर उन्हें तमिलनाडु का सीएम बनाने वाली थी। वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा और ट्रस्ट में आप जानकर हैरान हो जाओगे। 2012 में उनकी एक फिल्म आई थी थुपक्की, एक आर्मी ऑफिसर जो आतंकवादी से लड़ता है। 2013 में थलाइवा, जिसका मतलब ही होता है नेता। इसके बाद 2014 में फिल्म आती है कत्थी, जिसमें विजय किसानों के पानी के लिए लड़ते हैं। फिर 2017 में फिल्म आई मार्शल, जो विजय के मसीहा वाले इमेज को 10x बूस्ट करता है। इस फिल्म में जीएसटी और नरेंद्र मोदी को सीधा निशाना बनाया गया था। इस फिल्म में एक डायलॉग था, मेडिसिन पर जीएसटी लगता है लेकिन अल्कोहल पर नहीं। इससे विजय की इमेज ओवरनाइट हीरो से एक पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिश हो गई। फिर 2018 में आई सरकार, जिसमें जोसेफ विजय ने फेक वोटिंग, फ्रीबीज, करप्ट पार्टी, वोट मैनिपुलेशन और सिटीजन की पॉलिटिकल पावर को दिखाया। कुछ लोग सोचते होंगे यार ये तो फिल्म ही है ना, इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा? तो फर्क पड़ता है। नोत्रा डेम यूनिवर्सिटी की रिसर्च ये बताती है कि फिल्म में स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज व्यूअर्स के पॉलिटिकल ओपिनियन को चेंज करने की कैपेसिटी रखती है। जब फिल्म में कोई हीरो गरीबों की मदद कर रहा होता है, करप्शन को एक्सपोज करता है, तो लोग उस कैरेक्टर से जुड़ जाते हैं और उसकी इमेज रियल लाइफ में भी वही बन जाती है। इसे मीडिया प्रीमिंग कहते हैं। सिंपल भाषा में, अगर आप एक एक्टर का मसीहा वाली फिल्म अगर आप बार बार देखते हो तो आपका दिमाग उस टाइप के लीडर को नेचुरली सही और रियल मानने लगता है, चाहे वह इंसान रियल लाइफ में सही हो या फिर ना हो। देखिए, मैं थालापति के फैन को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता। इनफैक्ट मैं खुद भी थालापति का फैन हूँ। मैंने उनकी फिल्में देखी है। इनफैक्ट मुझे साउथ इंडिया में जो मेरा फेवरेट सुपरस्टार है वो विजय थालापति ही है। तो पॉलिटिक्स एक अलग चीज है और मूवीज अलग चीज है, और जोसेफ विजय भी इस बात को अच्छी तरह से समझ गए थे, तो इसीलिए वो बार बार इसी तरह के फिल्में बना रहे थे। 2019 में आई बिगिल, इसमें वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाया गया। 2021 में मास्टर। इन सारे फिल्मों में एक चीज कॉमन था कि विजय करप्शन से लड़ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को चुनौती दे रहे हैं, लोगों की समस्याओं को समाधान कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। इससे विजय थालापति का एक इमेज बन गया दमदार नेता वाला, और इससे तमिलनाडु के लोगों को लगा कि अगर तमिलनाडु को कोई बदल सकता है तो वो जोसेफ विजय।
और इसी का फायदा उठाते हुए फरवरी 2024 में विजय ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च कर दिया टीवीके। जब इन्होंने अपना पहला रैली किया तो उसमें करीबन 3 लाख से भी ज्यादा लोग आए हुए थे, जहां पर विजय थालापति ने डीएमके को अपना पॉलिटिकल एनिमी बताया और बीजेपी को अपना आइडियोलॉजिकल अपोनेंट बताया। और जहां तक मुझे पता है कि विजय थालापति जितना क्राउड पूल कर सकते हैं उतना अभी तक कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी या फिर कोई भी ऐसा नेता नहीं है। विजय के 17 मिलियन फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पर। हाँ, नरेंद्र मोदी एक्सेप्शनल है तो उन्हें साइड में रखो, मतलब अगर नरेंद्र मोदी को अगर हटा दिया जाए तो विजय जितना क्राउड पूल कर सकते हैं, जितना उनकी फैन फॉलोइंग है, उतना ना तो किसी भी नेता के पास है, उतना ना ही किसी सेलिब्रिटी के पास है। और ये उनका सबसे बड़ा एडवांटेज रहा। बाद में विजय ने कहा कि वो अकेले 234 सीट पर लड़ेंगे, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। हालांकि आज अलायंस करके ही उनकी सरकार बनी है तमिलनाडु में। आपको याद होगा वो 2014 का इलेक्शन, जिसमें प्रशांत किशोर ने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि नरेंद्र मोदी एक जगह पर रहकर कई जगहों पर रैलियां कर सकते थे होलोग्राम के जरिए, और इसी होलोग्राम का यूज विजय थालापति ने भी किया। मतलब एक जगह पर रहकर 10 जगहों पर उन्होंने भाषण दिए। इसके अलावा विजय ने यूथ को भी काफी अच्छे से टारगेट किया, क्योंकि तमिलनाडु में 2.28 करोड़ वोटर्स 20 से 40 एज ब्रैकेट में हैं। मतलब पूरे इलेक्टोरेट का 40%। ऐसे 12 लाख ऐसे वोटर थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम विजय को वोट किया। जन नायकन जैसे फिल्मों में विजय की इमेज करप्शन के खिलाफ लड़ने वाला, स्टेटस को तोड़ने वाला रिफॉर्मर। एक चीज जो पूरे इंटरनेट और सोशल मीडिया पे जो लोग मिस कर रहे हैं वो है 59 साल का डुओपोली। अगर हम मूवीज को अगर थोड़ा सा हटा दें, मतलब मूवीज को हम तमिलनाडु से हटा ही नहीं सकते उसके इलेक्शन से, क्योंकि तमिलनाडु में मूवीज का एक अलग ही रिलेशन है, वो आप आगे समझ जाओगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट आरके बताते हैं कि पिछले 60 सालों में तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स थी वो बाइनरी थी। मतलब 1952 कांग्रेस वर्सेस कम्युनिस्ट, 1957 से कांग्रेस वर्सेस डीएमके, 1972 से डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके। मतलब एक पार्टी जाती तो दूसरी आती, दूसरी जाती तो पहली आती। मतलब लोगों के पास तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। लोगों में एक फीलिंग थी कि अब कुछ नया चाहिए। आपको पता है कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, राजस्थान इनसे बिल्कुल अलग है। आप पूछोगे कैसे? तो ऐसे कि तमिलनाडु में सीएम वो नहीं बनता जो ग्राउंड पर काम करता हो। सीएम वो बनता है जिसकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग होती है, जो सबसे बड़ा सुपरस्टार होता है, जिसकी फिल्म में सुपर डुपर होती है। आप बोलोगे कि ये क्या बात कर रहा है, तो मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल दिखाता हूँ। इससे पहले जयललिता और एमजीआर जो सेलिब्रिटी थे, वो सेलिब्रिटी से तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में आए और तमिलनाडु में वो सीएम बने। और आज जोसेफ विजय, इन लोगों ने अपने लाइफ में कभी भी एक फाइल तक नहीं खोला। कैसे ब्यूरोक्रेट से बात करते हैं इन्हें पता नहीं, कैसे पॉलिसीज बनाते हैं इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं। पिछले 60 सालों से तमिलनाडु में यही हो रहा है और लिटरली ये तमिलनाडु के फ्यूचर के लिए ना बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी तो पहले ही दिन जब उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को खत्म करने की बात कहता है तो जोसेफ विजय कुछ नहीं कहते हैं, वो बल्कि उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। उस वक्त सदन में बैठे एक एमएलए ने भी उदयनिधि स्टालिन का विरोध नहीं किया। जोसेफ विजय इलेक्शन में कहते थे कि मैं सेकुलर हूं, मैं सारे धर्मों को एक साथ लेकर चलूंगा, बट नहीं, ये क्रिश्चियन है और इसने अपनी औकात दिखा दी है। जरा आप सोचो, उदयनिधि स्टालिन की जगह अगर कोई व्यक्ति अगर क्रिश्चियनिटी का मजाक उड़ाता, कहता कि मैं क्रिश्चियनिटी को खत्म कर दूंगा, तो क्या तब भी जोसेफ विजय ऐसा ही शांत बैठे हुए रहते? उनके जितने एमएलए हैं क्या वो शांत होते? नहीं भैया, अब तक तो तमिलनाडु में बवाल हो गया होता। इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड, हिंदी में दोगलापन। आपको पता है कि टीवीके के जो विधायक हैं, मतलब थालापति के जो विधायक हैं, एमएलए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है? ये 108 लोग, इसमें से कोई इनके फैन क्लब का हिस्सा था, कोई क्लब वर्कर था। इन शॉर्ट इनमें से किसी का भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा। तो जरा सोचो ये कैसे पॉलिटिक्स करेंगे। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और ये भी आप मुझे जरूर बताओ कि क्यों हमेशा सनातन धर्म को ही टारगेट किया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।